सबसे पहले तो सभी को राम राम। आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 11.1 करेंगे, जो न्यू एडिशन में 11.1 है और ओल्ड एडिशन में है 13.1। यहाँ पे हमें दिया गया है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें दे रहा है फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर ए रेलवे स्टेशन अप टू, यानी किसी कार पार्किंग के चार्जेस हमें बताए गए हैं जो रेलवे स्टेशन के नज़दीक है। जैसे हमें यहाँ दिया गया है 4 आवर्स 60 रुपीज़, 4 घंटे के 60 रुपये, 8 आवर्स 100 रुपीज़, 12 आवर्स 140 रुपीज़ एंड 24 आवर्स 180 रुपीज़, ये हमें दिया गया है। और लास्ट में ये पूछा है चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। अब हमें समझना है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता क्या है। इसको समझने के लिए एक सिंपल सी चीज़ है, हम समझ लेते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन यानी कि प्रत्यक्ष अनुपात, इसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा, इसका ये होता है कि जब हमें यहाँ पर कुछ दिया गया होता है अनुपात के अंदर, हमें उसमें एक चीज देखनी होती है कि हमारे पास जो भी यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं वो जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, उनके जो प्रोपोर्शंस है वो भी उसी अनुपात में बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। यदि जैसे हमें यहाँ दिया गया 4 घंटों में 60 रुपये, 8 घंटों में 100 रुपये, ये हमें ऐसे दिया गया है, तो हमें ये देखना है कि जिस हिसाब से हमारे हावर्स बढ़ रहे हैं वैसे ही हमारा ये पार्किंग चार्जेस भी बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, और अगर घट रहा होता तो उसी एवरेज में घट रहा है या नहीं घट रहा है इक्वली। तो अगर ये इक्वली बढ़ रहा है तो ये भी चार्जेस उसी इक्वल से बढ़ रहा है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, वरना नहीं होगा। तो इसे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे आगे वाले नंबर्स होते हैं हम उसे क्या मान लेते हैं x। जैसे यहाँ पे ये x1, x2, x3 और x4 आगे वाला हावर्स है, तो हमको x वाली मान लेते हैं, और जो प्राइस हमें दिया गया है उसको हम मान लेते हैं y। जैसे y1, y2, y3 और y4। और हम क्या करते हैं इन्हें, जैसे x1 है तो उसके अपॉन में हम उसके सामने वाला जो प्राइस हमें दिया गया था y1 रख देते हैं। x1 हमारे पास है 4 और y1 हमारे पास कितना है 60। अब हम क्या करेंगे, जब तक ये कंप्लीट हमारा सॉल्व हो रहा है हम इसको करेंगे। जैसे कि 4 से 4 1 जा 4 और 4 से 60 जा रहा है, 4 1 जा 4 और 5 5 जा 4 5 जा 20, तो इस हिसाब से 1/15 गया। वैसे हम देखते हैं आगे हमारा है x2, तो हम ऐसे ही करेंगे, x2 अपॉन में हम क्या रखेंगे y2। जैसे x1 अपॉन y1 था तो x2 अपॉन y2 रहेगा, ऐसे आगे x3 अपॉन y3 रहेगा, x4 अपॉन में रहेगा y4। तो जैसे x2 हमारे पास कितना था 12 आवर्स, x2 हमारे पास ये था 8 आवर्स, तो x2 हमारे पास कितना था 8 आवर्स, अपॉन में y2 हमारे पास कितना था 100। तो हम ध्यान से देखते हैं, ये जा रहा है 4 की टेबल से, 4 2 जा 8, और ये भी जा रहा है 4 की टेबल से, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, 2/25। अब ये कट नहीं रहा है। ऐसे हम देखते हैं आगे x3 अपॉन में y3, तो x3 हमारे पास क्या था 12 और y3 हमारे पास क्या था 140। यानी जब तक ये सॉल्व हो रहा है हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जा रहा है हमारे पास 2 की टेबल से जा रहा है, 2 6 जा 12 और ये भी जा रहा है 2 7 जा 14 और 0 एज इट इज। अभी फिर जा रहा है तो फिर हम सॉल्व कर देंगे। ये फिर 2 की टेबल से जा रहा है, 2 3 जा 6 और 2 की टेबल से ये जाएगा 35 टाइम्स। अब ये नहीं जा रहा, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या था x4 अपॉन में y4। तो x4 हमारे पास क्या था 24 अपॉन में y4 हमारे पास था 180। इसमें भी हम वही देखेंगे, जब तक सॉल्व हो रहा है हम सॉल्व करेंगे किसी भी टेबल से। जैसे हम देख लेते हैं 12 की टेबल से, 12 2 जा 24, और इसे भी हम देख लेते हैं 12 की टेबल से, 12 1 जा 12 और ये चला जाएगा हमारा 12 1 जा 12 और 12 के हिसाब से ये चला गया हमारे पास
12 5 जा 60। तो ये हमारे पास चला गया 2/15। अब हम ध्यान से देखते हैं कि हमारे जो प्रोपोर्शन थे, जो x1 और y1 था वो निकला है 1/15। ये किसका था? ये था 4/60 का। फिर नेक्स्ट हमारा किसका था? x2 और y2 8/100 का, जिसका आंसर ये निकला है। थर्ड हमारे पास था x3 y3 का, जो था 12/140, और इसका आंसर हमारे पास ये निकला है। और लास्ट में है x4 y4, जो हमारे पास 24/180, जिसका आंसर हमारे पास ये निकला था। अब ध्यान से देखो, हमारे पास फर्स्ट आंसर 1/15, सेकंड है 2/25। क्या इक्वल आ रहे हैं? इक्वल नहीं आ रहे हैं, यानी कि 4/60 और 8/100 दोनों इक्वल नहीं आ रहे। ऐसे आगे देखते हैं हम कि भाई इसके इक्वल में क्या ये आ रहा है। ध्यान से देखो, ये है 2/25, ये है 3/35, दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। मतलब 8/100 और 12/140 भी इक्वल नहीं आ रहे हैं। फिर आखिरी हम देख लेते हैं कि 3/35 और 2/15 क्या इक्वल आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। मतलब कि 12/140 और 24/180 दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। इट मीन्स ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक लिख देंगे, द पार्किंग चार्जेस, क्योंकि ये जो चार्जेस थे किसके थे? पार्किंग के थे, ये हमें बताए गए थे। तो द पार्किंग चार्जेस आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्योंकि ये इक्वल नहीं आ रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है टू द पार्किंग। कहने का मतलब ये हो गया, जो कार पार्किंग का जो शुल्क है वो हमारे प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 हमें यह दिया गया, मिक्सचर ऑफ पेंट is prepared by mixing 1 part of red pigment with 8 part of base. In the following table find the part of base that need to be added. अब हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे इस प्रकार से बताया गया है कि कुछ पेंट है जो क्या कर रहे हैं, मिक्स किया जा रहा है। तो ये यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन के हिसाब से हमें दिया गया है, परंतु यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक है, यानी वो हमें क्या करने, फिल करने। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हम जो ऊपर वाले होते हैं उनको x मानते हैं, और x सारे दिए गए हमें, और नीचे वाले जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या मानते हैं, y मानते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जहाँ जहाँ हमें नंबर्स दिए गए हैं वहाँ ठीक है, वहाँ जहाँ नहीं दिए गए हम वहाँ क्या मान लेते हैं, y1 y2 y3 y4 ऐसे मान सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें दिया गया है 1/8, जिसके अंदर x और y दोनों दिए गए हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके सामने वाला जो पार्ट है 4/y1। हमें एक चीज़ तो पता है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें समझ लिया है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो फर्स्ट हमारी फ्रैक्शन है वो सेकंड के बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो इक्वल है, हम मान लेते हैं कि फर्स्ट इक्वल फ्रैक्शन हमें जो दी गई है यहाँ पे प्रोपोर्शन के लिए सेकंड के इक्वल है, तो हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन रहेगा। अब y1 हमारे पास नहीं है, इसे हम y1 y2 जैसे भी हम मानना चाहेंगे मान सकते हैं। तो इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है, जब हमारे पास ये बराबर में हमें नंबर दिया गया नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होती है, जैसे y1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा, y1 × 1 y1 ही रह जाएगा, और इक्वल में 8 की 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा, 4 8 जा 32, यानी कि y1 कितना आ गया, 32 के इक्वल में आ गया। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 32। ऐसे ही हम क्या करेंगे, वापस से ये 1/8 जो हमें दिया गया था हम ले लेंगे, और अब इसको किसके इक्वल में निकालेंगे, नेक्स्ट जो हमें दिया गया 7x और y जो हमारा y2 मानो, आप आगे 3 भी मान सकते हो, जो भी है उसके हमें क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो y2 की मल्टीप्लाई हमें किससे करनी होती है, 1 से, और 8 की किससे करनी होती है, 7 से। तो y2 की जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, y2,
और 8 7 जा कितना आएगा 56। तो y2 किसके बराबर आ गया 56 के। ऐसे ही आगे वाले डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए हम क्या करेंगे 1/8 तो हमें कॉमन दिया गया ही है और इक्वल में हम क्या करेंगे नेक्स्ट है 12 जो x है और अपॉन में y नेक्स्ट क्या मान लेंगे हम 3। तो यहाँ पे क्या होगी फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई होगी y3 मल्टीप्लाई किससे होगा 1 से इज इक्वल टू 8 की मल्टीप्लाई किससे होगी 12 से। तो देखो y3 की 1 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा y3 और 12 की 8 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 12 8 जा 96। नेक्स्ट हमारे पास जो था वो है वापस से 1/8 इज इक्वल टू 20/y4। मल्टीप्लाई करने का वही तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1 और 20 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 8। तो ध्यान से हम देखेंगे यहाँ पर y4 की जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये आएगा y4 ही इज इक्वल टू 20 की 8 से करेंगे तो कितना आएगा 160। तो इस प्रकार से ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो चुका है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया गया है इन क्वेश्चन 2 अब इफ वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट। देखो ये दिया गया है कि जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था जो ऊपर आपने देखा है कि वहां पे क्या था एक टेबल था जिसके अंदर दिया था पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट सेकंड क्वेश्चन की तरह और पार्ट ऑफ बेस। तो ये कह रहा है अब उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे लेके जाना है उन नंबर्स के लिए। ये कह रहा है यदि पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट आपको दिया गया है 1 लिख देंगे। तो ये कह रहा है बेस जो पार्ट ऑफ बेस है वो हमारे पास कितना आएगा 75 ml ये आएगा। तो हम इसको मान सकते हैं ये x1 और ये हमारा क्या आ जाएगा y1। फिर इसी के अंदर हमें क्या दिया गया आगे ये दे रहा है कि हाउ मच रेड पिगमेंट कितना होगा रेड पिगमेंट शुड अस मिक्स विद शुड वी मिक्स विद 1800 ml ऑफ बेस। यानी कि नेक्स्ट में आपको बोला है पार्ट ऑफ बेस आपको दे दिया है 1800 ml परंतु ये कह रहा है यहाँ पे रेड पिगमेंट कितना होगा ये हमें बताना है। तो ध्यान से पता आपको ये x1 और ये y1 और ये क्या हो जाएगा हमारा x2 और ये हो जाएगा हमारा y2। अब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन से हल करने के लिए हम क्या करेंगे लिख देंगे पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ध्यान दीजिएगा एक चीज ये होता है प्रत्यक्ष अनुपात जो पहले क्वेश्चन में भी आपको समझा दिया गया है। हमें पता है ये क्या करना होगा यहाँ पे x1 अपॉन में y1 इज इक्वल टू किसके बराबर होता है ये हमेशा x2 अपॉन y2। ये पहले क्वेश्चन से ही समझाया जा रहा है आपको। तो x1 हमारे पास कितना है 1 y1 हमारे पास कितना है 75 इक्वल में x2 हमारे पास कुछ भी नहीं है एज इट इज y2 हमारे पास कितना है 1800। अब इसे हमें क्या करना है सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे हमें पता है हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1800 की किससे करनी है हमें 1 से 1800 की किससे हो जाएगी 1 से। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 है ये 1800 जो डिवाइड में है वो कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में और एक बार डिवाइड में कितना था 75 बराबर में अब क्या बचा है x2। ध्यान से हम दोबारा देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास x2 था जो हमें निकालना था बराबर में था 1/75। ये जो यहाँ पे डिवाइड में था कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में। अब आगे देखो 1 की 1800 से मल्टीप्लाई करने पे तो वही आएगा और अपॉन में कितना है 75 और बराबर में x2। अब इसमें हमें क्या करना है डिवाइड करना है। तो आप किसी भी टेबल से कर सकते हैं जैसे मान लीजिए हमने किया इसको 15 की टेबल से। तो 15 1 जा 15 15 2 जा 30 15 3 जा 45 15 4 जा 60 और 15 5 जा 75। इसको भी हम कर लेते हैं 15 1 जा 15 3 यहाँ पे रह गया रिमाइंडर ये हो गया 30 15 2 जा 30 और 0 का 0। अभी भी ये जा रहा है हम वापस से लिख देंगे ताकि समझने में आसानी रहे। 120 अपॉन में कितना है 5 x2
अभी फिर कट रहा है तो हम काट देते हैं, 5 1 जा 5 और ये जा रहा है 5 2 जा 10 और 2 रिमाइंडर 20 हो गया, 5 4 जा 20 यानी 24 क्या आ रहा है हमारा X2। तो यहाँ पे ये X2 क्या था, ये था पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट। तो हम लिख देंगे कितना आ रहा था 24, तो 24 पार्ट ऑफ क्या था रेड पिगमेंट। तो हम लिख देते हैं रेड पिगमेंट रिक्वायर्स, इतनी हमें आवश्यकता है। विद 100 ml ऑफ बेस, यानी कि हमें 24 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट यानी कि 24 पार्ट हमें रेड पिगमेंट की आवश्यकता है 1800 ml बेस के साथ। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया ए मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स, यानी कि एक मशीन एक सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री है जो ये पीने वाली सॉफ्ट ड्रिंक्स आती है, इनको भरने के लिए जो मशीन लगी है वो 840 बोतल भरती है इन 6 आवर्स, 6 घंटों में। हाउ मैनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स, 5 घंटे में कितनी बोतल भरी जाएगी। तो इस सवाल ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं इनको करने का तरीका बड़ा इजी है। आप सबसे पहले क्या टेबल बना लीजिए, सबसे पहले लिख लीजिए टाइम कितना लग रहा है, हम लिख देते हैं टाइम, और किस में लग रहा था यह इन हावर्स, ठीक है। फिर दूसरा क्या था नंबर ऑफ बॉटल्स, यानी कितने टाइम में कितनी बॉटल्स भरी जा रही है, तो नंबर ऑफ बॉटल्स। अब एक चीज ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये कह रहा है कितना टाइम आ रहा था 6 घंटे, और 6 घंटे में कितनी बोतल भरी जा रही थी 840। नेक्स्ट ये कह रहा है इस बार घंटे है 5, तो घंटों के सामने आएंगे, और बोटल्स कितनी है हमें नहीं पता, इसको हम क्या मानेंगे y2। कैसे, क्योंकि ये था x1 y1 x2 y2, ये हम अब समझ आ चुका है। प्रोपोर्शन ये क्या रहेगा हमारा डायरेक्ट, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है हमारा x1 अपॉन में y1 बराबर होता है x2 अपॉन में y2 के। तो x1 हमारा कितना है, यहाँ पर x1 हमारे पास है 6 अपॉन में y1 है 840 इज इक्वल टू x2 हमारा है 5 और y2 हमारा नथिंग नहीं है। अब हमें क्या करना है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 6 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी y2 से, और इज इक्वल टू 5 की किससे हो जाएगी 840 से। अब हमें क्या करना है, जो हमें ज्ञात करना होता है उसको हम क्या करेंगे, जो हमें इवेल्युएट करना है उसे हम रख देते हैं y2 इजी वैसे का वैसे रहेगा, और यहाँ पे 840 मल्टीप्लाई 5 था, ये y2 के साथ जो मल्टीप्लाई में वो उस तरफ जाके कहाँ चला जाएगा डिवाइड में। अब हम देखते हैं यदि यहाँ पे कुछ कट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उसे कट कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे या तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हम क्या करेंगे, या फिर कट रहा है तो काट दे, जैसे कि 6 से ये जा रहा है 6 1 जा 6, 2 रिमाइंडर बचा 24, 6 4 जा 24 0, तो हमारे पास कितना आया है 140 मल्टीप्लाई 5। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे y2 कितना आ गया हमारा 140 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो कितना आएगा 700 बॉटल्स। तो हमें लास्ट में यही लिखना है कि कितनी बॉटल्स हमारी हो रही थी, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। यानी कि 5 घंटों के अंदर 700 बोतल यानी 700 बोटल्स कैन बी फील्ड इन 5 आवर्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे हमें दिया गया फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया इन लार्ज 50,000 टाइम्स। ये कह रहा है एक बैक्टीरिया है, उसका फोटोग्राफ हमें दिया गया है और उसको इन लार्ज यानी बड़ा किया गया 50,000 गुना। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमें एक्चुअल लेंथ कहीं नहीं दिया गया बैक्टीरिया का, हम लिख लेते हैं कि लेट यानी माना एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया।
यानी जो वास्तविक लंबाई है बैक्टीरिया की वो कितनी है, x सेमी। सेमी क्यों, क्योंकि हमारा जो भी मेजरमेंट है वो किस में दिया गया है, सेमी में। फिर हमें क्या कह रहा है, उसको फोटोग्राफ को 50,000 गुना बढ़ाया गया है। कितना गुना था, 50,000 गुना। और ये जो फोटोग्राफ है ये उस किसके लेंथ के बराबर शो हो रहा है डायग्राम के अंदर, 5 सेमी के बराबर में। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमें x निकालना है, तो x है, सामने 5 है। अब हमें ध्यान से देखना है ये जो मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो 5 से 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और ये आ गया हमारा 10,000 में कट हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं x इज इक्वल टू 1 ऊपर है और अपॉन में है 10,000। अब हम एक चीज देख लेते हैं, 10,000 का मतलब क्या होता है कि 1 एज इट इज रहेगा, और 10,000 का मतलब आपको जैसे हमने पहले भी समझाया था, जो लास्ट एक्सरसाइज हमने की थी उसमें भी था हमारे पास, कि 10 को हम कितनी बार लिख सकते हैं, 4 टाइम्स। ये एक ही बात होती है, दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। 10,000 यानी जितने भी हमारे यहाँ पे जीरोज होते हैं हम उतनी बार 10 के में इसको लिख सकते हैं। या सिंपल हम देखें तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन है, ये जितने भी जीरो होते हैं हम क्या करेंगे, 10 की पावर में लगा देते हैं। 1 2 3 4 है तो हम कितना लगा देंगे, 4। अब हमें पता है जो हमने लास्ट एक्सरसाइज सॉल्व की थी उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इसे इजी करेंगे। तो हमारे पास ध्यान से देखो x इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1 अपॉन में 10 अपॉन 10 की पावर 4 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा 10 की पावर 4 है इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। तो हमें पता है रेसिप्रोकल होने से क्या होता है, जो नेगेटिव हमारी पावर होती है वो पॉजिटिव हो जाती है, और पॉजिटिव होती है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव में। और ये मेजरमेंट हमारा किसमें था, सेमी में। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका फर्स्ट आंसर तो हो गया है कंप्लीट। लेकिन अभी ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके बाद इसने क्या दिया गया है, व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, वो हमने निकाल दिया एक्चुअल लेंथ। अब ये कह रहा है इफ द फोटोग्राफ इज इनलार्ज 20,000 टाइम्स। अब ये कह रहा है 50,000 बार गुना तो हमने बड़ा कर दिया था फोटो को, यदि 20,000 गुना बड़ा करेंगे तो व्हाट वुड बी इट्स इनलार्ज लेंथ, जो बड़ी हुई लेंथ है वो कितनी हो जाएगी। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं इनलार्ज लेंथ, और ये किस में थी, सेमी में, क्योंकि पूरा मेजरमेंट सेमी में चल रहा है। तो हम लिख देते हैं, जैसे पहले हमारा जो डायग्राम था इनलार्ज होने के बाद लेंथ कितना होता, 5 सेमी हुआ था। और इनलार्ज फोटोग्राफ कितने गुना बड़ी की गई थी, फोटोग्राफ को बड़ा किया गया था 50,000 गुना। ये हो गया हमारा x1 और y1। नेक्स्ट ये कह रहा है कि अब हमारे पास फोटो को इनलार्ज किया जा रहा है 20,000 टाइम, यानी इनलार्ज फोटोग्राफ ये हमें दिया गया है। और ये पूछ रहा है कि जो हमारा लास्ट टाइम जो हमारी लेंथ थी वो डायग्राम के अंदर कितनी शो हुई थी, 5 सेमी। इस बार कितनी शो होगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x2 लिख दें। क्यों, क्योंकि x1 y1 x2 और y2 हो जाएगा। और इसको हमें किस में सॉल्व करना पड़ेगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता है क्या करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले x1 अपॉन में y1 और x2 अपॉन में y2 रख देंगे। तो x1 हमारे पास क्या है, 5 अपॉन में 50,000, और ये बराबर है x2 जो हमें दिया गया नहीं है अपॉन में y2 के, यानी कि 20,000। अब हमें वही उसी तरीके से सॉल्व करना है। x2 को हम एज इट इज यहाँ रख देंगे इक्वल से उस तरफ, और जो इधर था 5 अपॉन में 50,000 उसको रखेंगे, और जो ये 20,000 यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड में है वो कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। जो इक्वल से उधर डिवाइड में वो इधर कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ध्यान से देखो यहाँ पे 3 से 3 और 1 से 1 जीरो कट हो रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल 5 से 5 जा रहा है 1 टाइम, तो क्या बचा, 1 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो क्या आएगा 2, और डिवाइड में कुछ था नहीं, ये आ गया हमारा x2, और ये किस में आया है, सेमी में। यानी कि जब फोटोग्राफ को 20,000 टाइम बड़ा किया जाएगा तो उसकी लेंथ जो एनलार्ज होगी वो कितनी होगी, 2 सेमी। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे यहाँ पे
इन लार्ज लेंथ इज इक्वल टू 2 सेमी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी होता है कंप्लीट।